अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने होश हवास में धमाकों पर बात भी सुनी, धमाके होते सुने भी सही, दहशतगर्दी के बाद लाशें भी उठाई, और शायद मेरी एज के जितने भी लोग हैं उन्होंने पिछले 30 सालों में ये सब कुछ होते देखा। फिर हमारे से एक उम्मीद बांध दी गई कि शायद इस मुल्क से अब दहशतगर्दी ख़त्म हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान का दिल माना जाता है, पाकिस्तान का कारोबार का मरकज़ माना जाता है, खूबसूरत और बड़े इखलाक वाले लोगों का शहर माना जाता है पेशावर, जहाँ हमेशा दहशतगर्दों ने शदीद हमले भी किए और दहशतगर्दों की नज़र जो है वो पेशावर पर भी रही। पेशावर ही वो शहर है जहाँ हमारे मासूम बच्चों को दहशतगर्दों ने उनके स्कूल में घुस के शहीद किया था। और आज फिर से पेशावर में दहशतगर्दों ने एक बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए मस्जिद के अंदर नमाज के दौरान एक खुदकश हमलावर ने अपने आप को धमाके से उड़ाया। और अभी तक जो हमारे पास इत्तलात हैं वो ये हैं कि तकरीबन जो कंफर्म नंबर हमें मिल रहा है वो है 44 का, जिन लोगों की शहादत की इत्तला हम तक पहुंची है। और कुछ लोग जो हॉस्पिटल में हैं, जो ज़ख्मी हालत में हैं और वो एडमिट हैं, उनकी तादाद 160 के लगभग है। और उनमें से भी कहा जाता है कि 10 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है, क्योंकि हमला बड़ी शदीद नौइयत का था, जिससे मस्जिद का आधा हिस्सा जो है वो शहीद हुआ और वो नमाजी जो कि मस्जिद के अंदर मौजूद थे उनके ऊपर आ गिरा, जिसकी वजह से कई लोग अभी भी मलबे तले दबे हुए हैं। रेस्क्यू हुकाम जो हैं वो इस अमल को बड़ी तेज़ी से जारी रखे हुए हैं ताकि जो लोग अगर नीचे ज़िंदा हैं उनको बचा लिया जाए, रेस्क्यू कर लिया जाए। पुलिस लाइन में ये हमला हुआ है, खुदकश हमला, जिसमें ज़्यादा तादाद जो है वो पुलिस के, क्योंकि पुलिस लाइन में था तो बहुत सारे पुलिस एहलकार वहाँ नमाज ज़ोहर के वक्त मौजूद भी थे। तो अब देखना ये है कि हम हर हमले के बाद अफसोस ज़रूर करते हैं, फिर हम हर हमले के बाद ये भी देखते हैं कि जिससे हमारे हुकूमती और सियासी रहनुमा हैं वो मिल बैठने की बात करते हैं, दहशतगर्दी के ख़ात्मे की बात करते हैं। और ये पहली दफ़ा नहीं होगा। अभी तो खैर प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए, फिर आप कल में या परसों में सुनेंगे कि हम एक मुश्तरका लाहे अमल बना रहे हैं, हम फिर से सफ़ाबंदी कर रहे हैं दहशतगर्दों से लड़ने के लिए, दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए। क्योंकि मेरे सामने ही ऑपरेशन रद्दुल फसाद हुआ, ऑपरेशन ज़रब अज़ब हुआ, तो इसी तरह के शायद एक और ऑपरेशन लॉन्च करना होगा, क्योंकि हमने तो सोचा था कि शायद अब पाकिस्तान से दहशतगर्दी का ख़ात्मा हो रहा है, जबकि अफ़गानिस्तान में जब से तालिबान हुकूमत में आए हैं ये वो तालिबान है जिनको हम होस्ट भी करते रहे। अब अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो बड़ा ओपनली तहरीक तालिबान पाकिस्तान इस्तेमाल कर रही है। और TTP के जो बढ़ते हुए हमले हैं ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए अलमिया नहीं, हम हमेशा इस पर बात करते हैं कि वही सेफ़ हेवन है जो अलकायदा के लिए भी अवेलेबल हैं और जो दाइश के लिए भी अवेलेबल हैं और जो कल को दुनिया के लिए भी एक ख़तरा हो सकते हैं, और ऑफ कोर्स वो ख़तरा हैं। तो ये मसला दहशतगर्दी का सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। मैंने 80,000 लोगों की जानों का नजराना पेश किया है। दहशतगर्दी का निशाना बने 80,000 मासूम पाकिस्तानी। तो ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, दहशतगर्दी दुनिया का मसला है और दुनिया को इस पर मिल बैठ कर सोचना होगा। और उससे पहले पाकिस्तान का जो सियासी तबका है हमारा, जो हमारे लीडर्स हैं, उनको भी इस पर फोकस होना होगा। क्योंकि एक दफ़ा इमरान खान साहब ने पहले भी अपनी ज़िद और अना के लिए एक लंबा धरना दिया था, और फिर इस मुल्क के मासूम 150 बच्चों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, तब उनकी अना जो है वो थोड़ी पीछे हटी थी। और दूसरी जानिब, वैसे इमरान खान साहब का नाम नहीं ले रहा, दूसरी जानिब जो उस वक्त की हुकूमत वक्त थी वो इस कदर सख्त थी कि वो इमरान खान साहब के लिए 4 हल्के खोलने पर तैयार नहीं थी। तो दोनों तरफ से अना है। तो ये जो दोनों तरफ से अना का सिलसिला है पॉलिटिकल हलकों में, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया और आज भी पहुँच रहा है। ये एक दहशतगर्दी का हमला है जिसमें अभी तक 44 नंबर आ रहे हैं हमारे पास, और अल्लाह करे ये नंबर ना बढ़े। और दूसरी तरफ इससे बड़ा भी एक और दहशतगर्दी का हमला है, वो है इस मुल्क के अंदर महंगाई का दहशतगर्दी का हमला, जिसमें 22 करोड़ अवाम शदीद ज़ख्मी हो चुके हैं, ICU में पहुँच चुके हैं, जिसमें आप भी शामिल हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। आप और मैं जो 1.5 सवा साल पहले पेट्रोल 130-140 रुपए का डलवाया करते थे, अब वो 250 पे पहुंच चुका है। जो डॉलर आपको 125 में मिलता था, 135 में मिलता था, वो अब 270 में भी तकरीबन नायाब है। जो आटा आप 40 रुपए लेने पे भी एहतजाज करते थे, तो वो आटा आज आपको 150 रुपए में भी मिलने से कासिर है कि वो नहीं मिल रहा आपको।
तो ये जो दहशतगर्दी का महंगाई वाला हमला है, इसमें 22 करोड़ आवाम जो है वो आईसीयू में तकरीबन पहुंच चुकी है। हमारी हालत जो है वो भी उसी तरह नाजुक है जिस तरह आज जो दहशतगर्दी का पेशावर में हमला हुआ और उसकी वजह से जो ज़ख्मी जो हैं वो हॉस्पिटल में, उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं कि हाँ वो सेहत याब हों और दहशतगर्दी के हमले भी ख़त्म हों। और हमारे अपने लिए और आप सुनने वालों के लिए, सब पाकिस्तानियों के लिए भी दुआ है कि जो महंगाई का हम पे हमला हुआ है उससे भी हम रिकवर करें और ये जो आईसीयू में हम पहुंच चुके हैं इससे भी वापसी का रास्ता हो। ज़रा हम प्रोग्राम के शुरू में हम महंगाई पे बात करेंगे और उसके बाद ये जो दहशतगर्दी का वाक़या है और इससे पहले जो कनेक्टेड है, क्योंकि आए रोज़ टीटीपी जो है वो अपने हमले जो है वो बढ़ा रही है, अपना दायरा कार बढ़ा रही है, तो इस पर भी हम ज़रा बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया माहिर माशियात और फाइनेंस के एक्सपर्ट डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर कमर चीमा साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया चीमा साहब वक्त देने के लिए। नसीम सदीकी साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। सदीकी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले फ़ारूक सलीम साहब, बिकॉज यू आर आप पहले हाफ के लिए आप हमारे साथ हैं सर। सर ये बताइएगा कि बड़ा एक कल से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पेट्रोल पहले 300 रुपये का होगा या डॉलर पहले 300 रुपये का होगा सर? 300 रुपये का होगा सर। देखिए, मैं वास्तव में आज ऐसा हो रहा है, वो नॉर्मल रियासतें होती हैं दुनिया भर में, वहाँ 3 किस्म की आपको एक्टिविटीज होती नजर आती है। वहाँ पे सियासत होती है, वहाँ पे माशी पॉलिसी बनाई जाती है और वहाँ पे सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई जाती है। ये 3 चीजें आपको वहाँ होती हुई नजर आती है। पाकिस्तान, मुझे महसूस हो रहा है कोई एबनॉर्मल स्टेट बन गई है क्या, कि यहाँ सिर्फ आपको सियासत ही सियासत नजर आती है। चाहे वो आप मैदान में देख लें, चाहे वो आप मीडिया में देख लें, ना हमारी कोई माशी पॉलिसी होती है और ना हमारी कोई सिक्योरिटी पॉलिसी होती है, सिर्फ सियासत हर जगह आपको नजर आती है। तो जब कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, फिर जैसे आपने कहा मिल बैठते हैं कि कोई सिक्योरिटी पॉलिसी बना ले। वो आपको याद है कि नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था, फिर उसके ऊपर कुछ महीनों के बाद हम भूल भुला जाते हैं। के बाद अच्छा, अब जो सवाल आपने किया है कि पहले डॉलर 300 पे पहुंचेगा या पहले पेट्रोल 300 पे पहुंचेगा, देखिए आलमी मंडियों में तो तेल की कीमत जो है वो आप समझिए कि अप्रैल के महीने में जब ये नई हुकूमत आई उस वक्त कोई 105 110 डॉलर का बैरल, आज वो 85 डॉलर का बैरल है। समझिए कि लगभग 20% उसमें गिरावट आई है। आलमी मंडियों में तेल की कीमत गिरी है। अगर 3 महीनों में आप हिसाब देख लें तो नवंबर के महीने में लगभग 100 डॉलर का बिका था आलमी मंडी में और आज 85 का है, तो आप समझिए 11% वहां पे भी डिक्रीज हुआ है, कमी आई। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमने देखा कि इजाफा आया है, 35 रुपए फीसद यहाँ पे बढ़ाया गया है। तो खान साहब, वजूहत दो मेरे सामने आती है, 2 बड़ी वजूहत। पहली वजह तो ये है कि टैक्सेस का इजाफा किया गया है। 14 रुपए फी लीटर पेट्रोल डीजल के ऊपर जो पेट्रोल के लेवी हम कहते हैं, जो टैक्स कहते हैं, वो लगाया जाता था, फिर वो बढ़ के 50 रुपए हो। तो अब 50 रुपए फी लीटर तो आप पेट्रोलियम लेवी इसमें दे रहे हैं। दूसरी बहुत बड़ी वजह यह है कि रुपया जिस तेजी से हमारा रुपया जो गिरा है डॉलर के साथ, अब तेल जो आलमी मंडी में मिलता है बिकता है वो डॉलर की बुनियाद पर बिकता है, और जब रुपया गिरता है तो फिर हमारे लिए तो वो तेल जो है वो महंगा हो जाता है। तो मामला वही है कि रुपया कितनी तेजी से गिरा है, कब तक गिरता रहेगा। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब मैं कता कलामी की माफ़ी चाहते हुए सर, एक चीज़ मुझे याद है कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और फिर मुख्तलिफ लोग वज़ीर ख़जाना थे, तो हर वज़ीर ख़जाना के टाइम पे हम लोग शो पे इंटरेक्ट करते थे, तो आप कहते थे यार माशी तौर पर नाकाम हो गए, इनके पास माशी पॉलिसी नहीं है। तो अदनान हैदर के पास 2 ही ऑप्शन थे, या वो खान साहब जिन पर आपको एतराज़ था, या ये मौजूदा जिनसे हम उम्मीदें बनाए रखते थे। अब तीसरा ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो ये बताइए, वो नाकाम थे तो अब ये कामयाब है या ये भी नाकाम है? और अगर ये भी नाकाम है तो देन हम क्या करें? सर को मशवरा दें। साहब, पहली बात तो जरा गौर कीजिए कि पिछले कोई 5 सालों के अंदर हमने 6 वज़राए खजाना, अब सोचिए कि वो पीटीआई की हुकूमत 44 महीने रही और 4 वज़राए खजाना, यानी कि 9-10 महीने से ज्यादा का किसी को टेंडर ही नहीं मिल पा। और अप्रैल के महीने में पीडीएम की हुकूमत आई, इनका भी अब दूसरा वज़ीर खजाना जो है वो सामने आ गया। देखिए 4-5 महीने पहले मैं समझता हूं कि जो एक माशी पॉलिसी बनाई गई थी
जिसके जोर पे रुपए की कदर जो है वो डॉलर के सामने मसनूई तरीके से हमने रोक रखी थी, उसका पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है, जो पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि रुपया मुसलसल जो है वो गिरता चला जा रहा है। अब पाकिस्तान की तारीख में जब से रुपया हमने डॉलर के साथ डीलिंग किया था, मेरा ख्याल है कि ये पिछले कोई 11 महीनों में 12 महीनों में 40% इसमें कमी आई है। ये शायद पाकिस्तान की 75 साल माशी तारीख में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं समझता हूँ इतने शॉर्ट पीरियड में 40% हमारा रुपया जो है वो गिर जाए। अब पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसका इन्हिसार जो है वो इतनी सारी इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर, अब सोचिए हम गंदम इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोल डीजल इंपोर्ट होता है, खाने बनाने का कुकिंग ऑयल जो है वो इंपोर्ट होता है, अद्वियात इंपोर्ट हो रही है, दालें इंपोर्ट हो रही हैं, कपास इस साल हम इंपोर्ट करेंगे, कोयला, एलएनजी, ये सारी चीजें जो इंपोर्ट करते हैं, जब रुपए की कीमत डॉलर के सामने गिरती है तो अंदाजा कीजिए इन सारी चीजों की कीमत जो है वो बढ़ जाएगी पाकिस्तान में। तो अभी ऑलरेडी आप महंगाई की बात कर रहे हैं, जो हुकूमती इदादोशुमार हमें बताते हैं सर ये जो माशी पॉलिसी नाकाम हुई सर, उसकी नाकामी में किसका हाथ है सर? क्यों आप तो गैर सियासी जवाब देंगे। जी अदनान साहब, बड़ा मुश्किल है किसी एक शख्स के ऊपर सारी की सारी नाकामी का इल्जाम लगा देना। देखिए पिछले कई सालों से गुजरा खजाना आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि 5 सालों में हमने 6 बदल डाले हैं, उनके ऊपर भी इल्जाम जाता है। फिर फाइनेंस की पूरी टीम होती है, इनके साथ फाइनेंस सेक्रेटरीज होते हैं, इनके साथ इनके एडवाइजर्स होते हैं। सर फिर स्टेट बैंक डॉक्टर साहब एक चीज ऐड करना चाहता हूं मैं, इस पे भी रोशनी डाल दीजिएगा। इमरान खान साहब कहते हैं या पीटीआई कहते हैं कि जी देखा जी हमने तो बड़ा संभाला हुआ था, इन्होंने आके बेड़ा गर्क कर दिया। तो अगर आज इमरान खान साहब होते तो सिचुएशन क्या होती है? एक तो इस पे कमेंट कीजिएगा। दूसरा डॉक्टर साहब आपने तज़किरा किया, बड़ा अच्छा किया कि आपने तज़किरा कर दिया कि पूरी माशी टीम होती है, वजीर खजाना जिनके नाम आपने गिनवाए, जिनके मैंने गिनवा दिए, असद उमर को निकाल दें, कुछ उनके तो 4-5 महीने 4 महीने 3 महीने थे, कुछ 7 दिन उनके थे, लाहौर वाले जो पीटीआई के एमएनए थे उनके भी निकाल दीजिए। बाकी तो सारे जितने वजीर खजाना हैं वो तो आपके दोस्त हैं, आपके साथ आपकी तरह के माशी एक्सपर्ट थे। तो इस मुल्क के अगर माशी हालात तबाह हुए सर, उसमें सियासतदानों का तो नहीं, माहिर माशियात का ज्यादा हाथ है सर। देखिए पिछले 25-30 सालों से आप अगर एक नजर डाल लें सर, हर साल एक वजीर खजाना खड़ा होता है हमारी नेशनल असेंबली की फ्लोर पे, और वो हमें बताता है कि इस साल पाकिस्तान की आमदन और पाकिस्तान के अखराजात में 4000 अरब रुपए का खसारा होता है। अगले साल एक वजीर खजाना नया होता है, वो हमें बताता है जी कि इस साल जो हुकूमत की बजटरी खसारा है वो 5000 अरब का होगा। अप्रैल 2022 में जब पीटीआई की हुकूमत छोड़ के जा रही थी तो वो पाकिस्तान की 75 साल माशी तारीख का बुलंद तरीन बजटरी खसारा छोड़ के जा रही थी, तकरीबन 5500 अरब रुपए। अब आप सोचिए 25-30 सालों से ये 5-5, 6-6 हजार अरब का जो हम बजट का खसारा करते हैं, और फिर 30, 40, 45 अरब डॉलर का जो तिजारत का खसारा करते हैं, उसके नतीजे में आज कोई 62,000 अरब का कर्जा लेके हम बैठे हैं, क्योंकि वो हमने सारे खसारे पूरे करने के लिए ये कर्जा जात लिए थे। तो दोबारा से अगर 20-25 साल हमने गुजारे हैं और गलत माशी पॉलिसीज बना रहे हैं, तो फिर उसका सारा का सारा इल्जाम मैं समझता हूँ किसी एक हुकूमत के ऊपर या किसी एक वजीर खजाना के ऊपर नहीं डाला जा सकता। सर वेरी राइट। कमर साहब, यू आर इन अमेरिका राइट नाउ सर। ये महंगाई का मसला सिर्फ मेरा है जो पाकिस्तान में बैठे हैं, या डॉक्टर साहब का है? अच्छा डॉक्टर साहब भी मूव कर रहे होते हैं ना, तब ये अद्धा मसला है, अद्धा तो बाहर रहना है ना सर या वहां भी इसी तरह की सूरत हाल है? एंड हु इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल इन द पाकिस्तान सर? ये जो माशी सूरत हाल है, खान साहब तो कहते हैं कि बेड़ा गर्क कर दिया इसहाक डार साहब ने सर। बहुत शुक्रिया अदनान साहब। पहली बात तो यह है कि ये जो महंगाई है इसका ताल्लुक पहली बात कोविड से रहा है, ग्लोबल सप्लाई चेन से रहा है, और जारी बात है जो यूक्रेन में जंग चल रही है, रशिया की जो इन्वेजन है उसकी वजह से भी है, क्योंकि हर चीज जो वो डिस्टर्ब हो गई है। ये इंटरनेशनल फैक्टर्स भी हैं। अच्छा वैसे मैं बड़ा पेंडा जिहा बंदा, चीमा साहब एक गल दसो भाई, यूक्रेन च हमला हो रहा, मैनू किन्ने कहा कि मैं कणक नहीं लांदा? यूक्रेन च हमला हो रहा, मैनू कौन रोकदा मैं कपा नहीं बीजदा? और यूक्रेन रूस का मसला छिड़ रहा, मैनू किन्ने को पाबंदी लाई है कि मैं गन्ना काश नहीं करता?
दिस इज माई प्रॉब्लम एज वेल, वी शुड बी फोकस ऑन आवर डोमेस्टिक इशूज ना। खुदा न खास्ता थे जंग छेड़ जाते असं तो खत्म हो जाएंगे सर, मतलब अपने डोमेस्टिक इशूज पे तो सर हम बात करें ना चीमा साहब। नहीं, मैं सर, आपने महंगाई की बात की तो मैं ग्लोबल एक जो इन्फ्लेशन है उसकी बात करूं कि उसके भी फैक्टर्स सर यकीन जाने, तस्हीह कर दें, डॉक्टर फरूक सलीम साहब मेरे उस्तादों की जगह हैं। मेरा इकोनॉमिक्स का, शायद इकोनॉमिक्स का मुझे अंग्रेजी में भी स्पेल करूं तो ठीक से ना कर सकूं सर। ओ भाई, रूस और जो यूक्रेन की जंग है करती होगी असर, पर इन्ना भी नहीं करती कि असी कहिए यूक्रेन की जंग तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बह गई है। मैं अपनी बात तभी मुकम्मल कर सकता हूं जब आप करने देंगे और मैं आपके सामने अपना मुद्दा रख सकूंगा। सर अगर मेरे आधे सेंटेंस के बाद मुझे रोक देंगे तो मैं कैसे बात सुनाऊंगा? वैसे आपको आदत होगी है इंडियन चैनल्स में बैठ बैठ के, वो तो बोलने नहीं देते आपको सर। नहीं, आप देखिए ना, आप फिर दूसरा मेरे उठा के देते हैं। तो आपकी मर्जी, आपका शो है, आप जैसे मर्जी नहीं करें। सर, ओवर टू यू चीमा साहब, ओवर टू यू। नहीं, मैं नान साहब, आपने बात की बेसिकली, आपने महंगाई की बात की कि वहां पे क्या, देखिए पूरी दुनिया में महंगाई है एक बात, उसके फैक्टर्स भी जैसे इंटरनेशनल है, डॉक्टर साहब से ही पूछे, किसी से पूछेंगे, ये फैक्टर्स आपके सामने आते हैं। देखिए, आप फूड के भी इंपोर्टर हैं, आप एनर्जी के भी इंपोर्टर हैं, ठीक है। आप कोयला भी जो है वो कभी साउथ अफ्रीका से मंगवाते थे, कभी ब्राजील से मंगवाते थे। अगर आप इकोनॉमी में चले जाएंगे तो आप बहुत सारी चीजों पे नेट इंपोर्टर हैं जो है। इसी तरह फूड के हवाले से भी यही चीज है। मुझे ऐसे लगता है पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो हम मसनूई तरीके से चीजें चलाते हैं, हम पकड़ के इमरान खान को बिठा देते हैं, हम पकड़ के इमरान खान को निकाल देते हैं, पकड़ के पीडीएम 2.0 इंस्टॉल कर देते हैं और फिर इसको भी कहते हैं ये चले। जब तक आप ये चीजें पकड़ पकड़ के इन बच्चों को, सियासी बच्चों को आप खेलने नहीं ना देंगे अपनी मर्जी से, और ये अपना उदम नहीं मचाएंगे पार्लियामेंट के अंदर, और ये एक दूसरे से बहस नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, निजाम तब तक नहीं चल सकता। सो जिन लोगों ने इनको पकड़ा, इंस्टॉल किया, अनइंस्टॉल किया, मेरा ख्याल है कि ये उनको समझ आ जानी चाहिए कि इकोनॉमी होती है, जो सियासत होती है, ये देखिए हम फ्री मार्केट इकोनॉमी में रह रहे हैं। आज की जो इकोनॉमी है ये फ्री, आप देखिए आईएमएफ ने हमें क्या कहा है, आईएमएफ ने कहा है कि आप अपने पैसे को और डॉलर को मार्केट की रेस पे रखिए, आप खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। सो अगर हम फ्री मार्केट इकोनॉमी है तो फिर इसमें पॉलिटिक्स भी एक जो जैसे फ्री स्टाइल पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरह के मैनिफेस्टो रखना है, जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज करना चाहती है उनको इजाजत दी जाए, अदालतों को आजादी हो, हर चीज को आजादी हो। ये जो हम आर्टिफिशियल तरीके से मुल्क का निजाम चलाना चाहते हैं और समझते हैं कि ये सियासतदान है, इनको बेहतर चीजों की समझ नहीं है और किसी और अदारे को या किसी एक और अदारे को समझ है या किसी इंडिविजुअल को ज्यादा समझ है, मैं समझता हूं ये मसाइल हैं। महंगाई दुनिया में भी है, लेकिन वेरी राइट, कोई शक नहीं कि पॉलिटिकल नसीम सदीकी साहब इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी लाती है। सर महंगाई की बड़ी वजूहात हैं और डिफरेंट उनके एस्पेक्ट्स भी हैं, बट पॉलिटिकली, क्योंकि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है सर, वोट लेने जाना इन्होंने, पॉलिटिकली इस महंगाई का फायदा और नुकसान की अगर हम बात करें तो किसको हुआ और कसूरवार कौन है सर इस सारे में पॉलिटिकली? सर बहुत शुक्रिया अदनान। देखिए, बात सबसे बड़ी ये आती है कि जब तक तसलसल नहीं होगा, पॉलिसियों का तसलसल नहीं होगा, इसी तरह की चीज़ें सामने आएंगी। पहले मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट जब चली गई, उसके बाद अपना पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, उसने जिस तरह काम किया, उनके रास्ते में रोड़े अटकाए गए। उसके बाद अगर आप देख लें कि नून लीग की गवर्नमेंट आई, उधर रोड़े अटकाए गए। पीटीआई की गवर्नमेंट को काम नहीं करने दिया गया। जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। फिर जो भी गवर्नमेंट आती है वो आईएमएफ के पीछे भाग रही होती है कि आईएमएफ से किसी तरह कर्जा मिल जाए। आपको अपने मुल्क की इकॉनमी अगर दुरुस्त करनी है तो आपको सबसे पहले टैक्स कलेक्शन बेहतर बनानी पड़ेगी, आपको सख्ती करनी पड़े, आपको रेंजर्स बुलाने पड़े, आपको फ़ौज बुलानी पड़े। जिस तरह मर्जी करें आप टैक्स कलेक्शन करें, आप गली मोहल्ले मार्केट से, जब तक आप टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपके मामला दुरुस्त नहीं होंगे। अपने एक्सपोर्ट्स को बेहतर करें, अपने एनर्जी सेक्टर को बेहतर करें कि आप सस्ती गैस और बिजली जो है वो जब तक सनतकारों को नहीं देंगे आपकी एक्सपोर्ट्स बेहतर नहीं होंगी। जो आपका ओवरसीज़ है उसका कॉन्फिडेंस डेवलप करें, वो रेमिटेंसेस आपको भेजेगा। रेमिटेंस वाहिद ऐसी चीज़ है जिसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ अट्रैक्शंस इंगेज ऑल फैक्टर्स एज वेल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरूक सलीम साहब, आप मेरे साथ अगले हाफ में नहीं होंगे सर। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक हो। ब्रेक करेंगे आज पेशावर में होने वाला दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाकया, और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। ब्रेक के बाद
वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब ने। जनरल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर आज जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है, एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का जो वाक़या पेशावर में हुआ है, ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि हम जो उम्मीदें बांध के बैठे थे कि शायद दहशतगर्दी ख़त्म कर दी या हमने कम कर दी, तो आफ्टर दिस अटैक तो खैर वो परसेप्शन तो अब गलत हो गई। क्या आगे पॉलिसीज़ अपनानी चाहिए? क्योंकि नेशनल एक्शन प्लान की हम बात करते हैं तो वो भी वहीं है जहां बनाया था, उसके बाद उस पर अमल दरामद ना हो सका। सर ऑपरेशन रद्दुल फसाद हुआ, फिर ऑपरेशन ज़रब अज़ब हुआ, क्या उसी तरह का नया ऑपरेशन होगा या व्हाट यू सजेस्ट कि सर क्या करना चाहिए? देखिए, जो आप कह रहे हैं कि ये वाक़या जो पेश आया है, इसके तो कई दिन से आपको पता है, कई महीनों से, कई हफ्तों से वार्निंग शॉट्स मिल रही थी केपीके में। उनके पुलिस स्टेशन पर हमला हो रहा था, उनके पुलिस वैन्स पे हमला हो रहा था और उनको पुलिस के और बाकी चौकियों को टारगेट किया जा रहा था। तो उस पर लोगों को होश आ जाना चाहिए था, लोगों को हाई अलर्ट पे चला जाना चाहिए था। लेकिन इस वार्निंग शॉट्स के बावजूद भी जो नेसेसरी प्रिकॉशन लेने चाहिए थे वो नहीं लिए गए। अब ये किस तरह मुमकिन है कि पुलिस, जिसका काम लोगों की हिफाजत करना है, उनकी अपनी पुलिस लाइंस, जबकि इतनी वार्निंग मिल रही हो पिछले कई हफ्तों से कि पुलिस के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, तो उस वक्त वहां पर एक खुदकुश बमबार का घुस आना, कोई सिक्योरिटी का ना होना, उसका जाके अगली स्टेप में खड़ा हो जाना और इतना बड़ा जानी नुकसान हो जाना और इतने लोगों को जख्मी हो जाना, आई थिंक ये डेफिनेटली सिक्योरिटी लैप्स है। और दूसरी बात ये है कि ये बलूचिस्तान के अंदर भी आपको पता है, गाड़ियां, कोई जो है बैग पर हमला हुआ, गाड़ी उल्टी हो गई, कहीं पर कुछ हमले हो रहे हैं। तो ये वार्निंग शॉट्स है हमारे लिए, और हम कहते हैं हाँ जी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग कर दी, अभी हम करेंगे। तो अभी बड़ा सख्त जरूरत है कि हम बाकी जो काम है, एक मईशत की तरफ तवज्जो दें और एक टेररिज्म की तरफ तवज्जो दें। ये चीजें दोनों मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं और इसमें हमको बहुत मजबूत अज़म के साथ और मजबूत प्लानिंग के साथ, अच्छी इंटेलिजेंस के साथ हमको अपना जो नेशनल एक्शन प्लान था उसको दोबारा से रिवाइव करना होगा। और ये जो ऑपरेशन है, ये लोग फैले हुए हैं, कोई एक जगह पहले की तरह सवात में या मालकन में जो इन्होंने जगहों पर कब्जा कर लिया था और वहां पर क्लियर कट टारगेट मौजूद थे जिस पर पाक फौज ने कार्रवाई करके उनको खत्म किया था, वो ऐसा सूरत हाल नहीं है अभी। तो आपको बहुत जबरदस्त कोऑर्डिनेटेड इंटेलिजेंस के जरिए से इनके सरबराहकारों का और इनके ठिकानों का पता चलाना पड़ेगा। अफगानिस्तान से अगर ट्रिकल आ रहा है उसको रोकना होगा और उनके खिलाफ एक मजबूत कार्रवाई करनी होगी, मजबूत अज़म के साथ, जिसमें सियासी अज़म भी होना चाहिए, आवाम की सपोर्ट भी हासिल होनी चाहिए। वेरी राइट। इस मसले को वेरी राइट। अगर CTD को हमने करना है, पेशावर की स्ट्रेंथन उसको करना चाहिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज को वहां पर ज्यादा डिप्लॉय होना चाहिए और खुदारा मुल्क के लोग जो हैं हर वक्त टीवी पर एक दूसरे को गालियां निकालना, एक दूसरे को नीचे दिखाना, इसको छोड़ दें और जो मुल्क के असली मसले हैं, और वो मसले जो असली हैं वो मईशत के हैं और इस टेररिज्म के हैं, इन दो चीजों पर तवज्जो होनी चाहिए, रात दिन कब एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए और ये सियासी चालबाजियां करते रहें, उसका वक्त गुजर गया है। इश्यूज पर बात होनी चाहिए। वेरी राइट। चीमा साहब, हम आप जो नई लहर है, नई लहर में इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इसको चाहता हूँ कि इस पर आप कमेंट करें। विड्रॉल ऑफ जो काबुल हुआ उसके बाद अब US नहीं है इस रीजन में, अकेला पाकिस्तान है, तो और फिर ये बढ़ती हुई दहशतगर्दी है। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान, क्योंकि आलमी दुनिया बयान तो दे रही है हर हमले के बाद, US भी दे देता है, यूरोपीय यूनियन भी दे देता है, बट सिर्फ बयान से काम नहीं चलेगा। किस तरह पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज को दोबारा से रीअलाइन करना होगा? सर देखिए अदनान साहब, पहली बात तो ये है कि जब से अमेरिका अफगानिस्तान से निकला है, तालिबान जो है वो फुल फ्लैश पावर में आए हैं,
तो वो भी वो तालिबान नहीं रहे जो हम समझ रहे थे। हम दुनिया में, हम आपको याद होगा कि इमरान खान साहब और हम तो उनके लिए ओआईसी के सेशंस बुलाते रहे, कॉन्फ्रेंसें कराते रहे, पैसे उनके लिए इकट्ठे करते रहे, और वो पाकिस्तान को टारगेट करने वाले जो दहशतगर्द जमातें जिसमें टीटीपी है उनको होस्ट कर रहे हैं, और वो उनसे कह रहे हैं कि, और वो इस्तेमाल कर रहे हैं टीटीपी को एज ए लिवरेज, क्योंकि ये वही टीटीपी है जो उनके साथ मिलकर अमेरिका के साथ और बाकी ताकतों के साथ लड़ती रही। आज देखिए अदनान साहब, आज इस हफ्ते जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं डिफेंस के, जो है अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन, जो है वो एशिया का दौरा कर रहे हैं, लेकिन वो चाइना, इंडिया और इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं। उनको कोई पता नहीं अफगानिस्तान में क्या, वो जो एक मैस यहाँ पे छोड़ के गए हैं, उस मैस को कैसे डील करना है। अमेरिकन ये तो हमें कहते हैं कि हाँ मिल के काम करेंगे, लेकिन क्वेश्चन ये रहता है कि अब ये इंटरनेशनल कम्युनिटी तो हमें सपोर्ट करेगी, लेकिन अदनान साहब हमारा जो इंटरनल चैलेंजेस हैं वो ज्यादा बड़े हैं। अब देखें, सियासी शराफिया एक दूसरे पे सियासी हमले करती रहती है, और जो असल चीज है, देखिए जब लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी नहीं होगी तो पॉलिटिक्स कैसे चलेगी। अब ये इलेक्शन ईयर है, सारे सियासतदान डर रहे हैं, अगर हमने टीटीपी के ऊपर बात की तो ये ना हो जब हम निकले बाहर तो हमारे ऊपर हमले शुरू हो जाएं। सो इस वक्त यहाँ पे काम आता है कि एस्टैब्लिशमेंट एंड पॉलिटिकल लीडरशिप। अब देखिए आपकी नेशनल असेंबली आधी तो खाली पड़ी हुई है, पॉलिटिकल कंसेंसस कैसे बिल्ड करना है। दोनों सूबों में आपने असेंबलियां तोड़ दी हैं, केयर टेकर सेटअप मौजूद हैं। सो फौज कभी भी काम नहीं कर सकती जब तक पीछे पॉलिटिकल बैकिंग ना हो और एक ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ना हो। अभी प्राइम मिनिस्टर और जो आर्मी चीफ का पेशावर जाना है, इस चीज की निशानदेही है कि और भी इस तरह के हमले होना है। वो बेसिकली अपनी फोर्सेस को ये बताना चाहते हैं कि आप आपके साथ खड़े हैं। सो मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अब हमारी काम नहीं आने वाली, ना मुस्लिम दुनिया आएगी, ना इंटरनेशनल कम्युनिटी आएगी, ना अमेरिका आएगा, ना यूरोप आएगा। उनके अपने 50,000 किस्म के मसले जो हैं वो बढ़ गए। अब हमने एज ए नेशन होके इसके साथ ना एज नेशन हमने खुद करना है। सदीकी साहब, चीमा साहब ने दो चीजें हाईलाइट की, आई फुली इंडोर्स दैट। माशी सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है, पॉलिटिकली हम अनस्टेबल हैं। इन दो चीज़ों के साथ जो जनरल साहब भी बात कर रहे थे कि हमने कैसे अपने सिक्योरिटी को बेहतर करना है, और दूसरा चीमा साहब का ये मानना है कि अब दुनिया सिर्फ बयान देगी, वो आपके साथ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने को तैयार नहीं है दुनिया। देखिए अदनान, पाकिस्तान की बदकिस्मती ये रही है कि जब रशियन वॉर थी और जब वो वॉर ख़त्म हो गई तो मुजाहिदीन को छोड़ के अमेरिका और तमाम ममालिक जो है वो चले गए। उसके बाद आपने देखा कि अलकायदा बनी, तालिबान बने, और उसका कितना दुनिया को नुकसान हुआ। और अभी भी ये हुआ है कि जिस तरह रात के अंधेरों में अमेरिकन अपनी वो वहाँ एयरपोर्ट से वहाँ से गायब हुए, उसके बाद पीछे वो असला छोड़ के गए, मज़ीद चीज़ें छोड़ के गए जो कि दहशतगर्दों के हाथ दोबारा लगी। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, बहुत एक अच्छा उन्होंने जेस्चर दिया कि तालिबान की अगर हुकूमत आई है, लोगों की उनको बैकअप मौजूद है, तो चलो उनको थोड़ा सा पनपने दें, उनके ऊपर जो सैंक्शंस ना लगाई जाए, क्योंकि जहाँ पर भूख और नंग होगी वहाँ पर दहशतगर्दी, डकैती, चोरी, ये चीज़ें आ जाएंगी। हमें अब अपनी सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना। आप देखें कि अगर भारत कोई नापाक जसारत करता है तो उसको कैसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। जब अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ होती है तो हम अफगानिस्तान को क्यों मुंह तोड़ जवाब नहीं देते। मुझे तो एक बात ये समझ नहीं आती कि जब अरबों रुपए खर्च करके हमने डिफेंडर लाइन के ऊपर जब हमने वहाँ पे फेंसिंग की है, इतनी कीमती फेंसिंग हुई, उसके बावजूद ये दहशतगर्द किस तरह पाकिस्तान में दाखिल हो जाते हैं। अगर वो दाखिल नहीं होते तो इसका मतलब है कि हमारा जो पुराना फाटा के एरियाज़ हैं, हमारे वो वाले एरियाज़ के अंदर सहूलतकार मौजूद हैं, और वो किस तरह आप देखें कि दीदा दलेरी के साथ हमारी फोर्सेस के ऊपर हमला सर। वेरी राइट सदीकी साहब। जनरल साहब लास्ट कमेंट सर, जनरल साहब लास्ट कमेंट। एक आखिरी जुमला कहने दे अदनान, एक जुमला कहने दे इजाजत हो तो। सर बात यह कि हमें सियासत को और ये सिक्योरिटी को अलग रखना पड़ेगा। ये बहाना नहीं लग सकता कि मुल्क के जो दहशतगर्दी के हालात की वजह से हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होगा इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। मुल्क में जल्द से जल्द इलेक्शन होने चाहिए ताकि एक मजबूत गवर्नमेंट बने। बिल्कुल आता हूँ जनरल साहब, लास्ट कमेंट सर। आज जो अटैक हुआ सर, इसके कॉन्टेक्स्ट में जरा इस पे कमेंट कीजिएगा सर। दहशतगर्दी और पाकिस्तान में 30 साल सर, आपके ख्याल में हम कहां खड़े हैं आज सर? जनरल साहब जी सर, दहशतगर्दी और गुज़श्ता 3 साल मुसलसल हम जंग लड़ रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, और हमारे ऊपर मुसलसल हमले भी हो रहे हैं। कोई 80,000 से ज्यादा लोग दहशतगर्दी का निशाना बन के अपनी जान गंवा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं सर। कहां खड़े हैं हम? ये बात जो कर रहे हैं, ये जो आप बात कर रहे हैं, 80,000 लोगों की जान की जो कुर्बानियां दी हैं पाकिस्तान ने, वो इमीडिएट पास्ट नहीं है, वो पास्ट है। और
उसके बाद जो हमने एक्शन लिया पब्लिक स्कूल के जो वाकये के सानहे के बाद, और तमाम कौम यकसू हुई, और उसके ऊपर फिर पॉलिटिकल ओनरशिप आई इन चीजों की, और अवाम और पुलिस और सब ने मिलकर, फौज के साथ मिलकर जो कार्रवाई की, तो हमने फिर बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां दहशतगर्दी के खिलाफ हासिल की। और जो इलाके दहशतगर्दों के कंट्रोल में चले गए थे, पाटा के इलाके थे, मालाकंड था, कुछ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट भी थी, सबात था, वो सब इलाके रिकवर किए गए और अमन कायम हुआ, और पुलिस ने सारा काम फिर बाद में संभाल लिया। और उसके बाद इक्का दुक्का जो पॉकेट्स रह गई थी, उसमें सीटीडी के थ्रू इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए उनका सफाया करने के लिए, उसमें भी खातिर खा कामयाबी मिली। लेकिन उसके बाद हमने अपना गार्ड भी नीचे कर दिया, और हमने फिर जो जिस पे उस पे अपना प्रेशर बरकरार रखना चाहिए था वो नहीं किया। अफगानिस्तान की सिचुएशन में जो मसले उनके हल हुए, तो उन्होंने अपने पुलचरखी जेल से सबके दरवाजे खोल दिए, और वो सब दहशतगर्द जो थे, दाइश के थे, आईसिस के थे, टीटीपी के थे, वो सब वहां से निकल के बाहर आ गए, कुछ पाकिस्तान आ गए, कुछ वहां ठहर गए। अब वही हमारे खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। तो ये हमको दोबारा से इस प्लान से खाक झाड़ कर उस पर मुत्तहिद होना पड़ेगा, और फिर से एक मजबूत अज़म के साथ इस अफरियत पे काबू पाने की कोशिश करनी होगी। वेरी राइट, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब वक्त देने के लिए। नाज़रीन, वक्त ब्रेक का, बढ़ते ब्रेक कीजिए। वेलकम बैक। डॉक्टर कमर चीमा साहब, सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी ऑफ कोर्स, लेकिन सर ये जो बार बार हम सुनते हैं हमारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कहते हैं, पॉलिटिशियंस भी कहते हैं कि हमारी फौज ने, सिक्योरिटी दौर ने कामयाब जंग लड़ी है दहशतगर्दी के खिलाफ, लेकिन सर दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हुई। इसकी वजह क्या है, और क्या हमको रिस्पॉन्सिबल भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं सर? और ये जो बात कहते हैं, आपने पिछले आप में बोली थी विथड्रॉल के बाद के इम्पैक्ट वाली, मतलब आप कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई जो सोवियत के टाइम पे हुई थी या 9/11 के बाद हुई थी, हमने फिर वो गलती रिपीट कर दी सर? देखिए, ये अदनान साहब बहुत बड़ा लंबा सवाल है, लेकिन ये डिटर्मिन करना कि कौन इसने किस किस का क्या किरदार है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो सोवियत विड्रॉल जब तब 80s 90s में चले जाएं, तो हमने मदरसे बना लिए, और फिर जो जिन लोगों को हमने बनाया, फिर उनसे हमने लड़ना शुरू कर दिया। अब उसकी कुर्बानी जो है वो हम अपने खून से दे रहे हैं, वो जो गलतियां हमने की, जो कि सच्चाई है। एक बार अभी भी जो ये सिचुएशन है, मुझे ऐसे लगता है अदनान साहब, जो डायलेमा ये है कि हम अपनी पब्लिक को डायरेक्ट ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं बताते कि प्रॉब्लम क्या है। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब टीटीपी से टॉक्स हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि आए पार्लियामेंट को बताएं, और पार्लियामेंट एक ओवरसाइट कमेटी बनाएगी। इससे पहले कि पार्लियामेंट एक ओवरसाइट कमेटी बनाती, वो सारा डायलॉग प्रोसेस खत्म हो गया, जनरल बाजवा चले गए, टीटीपी ने दोबारा हमले करने शुरू कर दिए, और पार्लियामेंट जो है और जो अवाम है, जो पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा है, वो जो टॉक्स हो रही थी टीटीपी के साथ, उसके ऊपर बात ही नहीं हुई, हमें पता ही नहीं चला हुआ क्या है। और अभी जो सिचुएशन है, इसमें तो देखें, एक जिसे कहते हैं ना, इन कैमरा सेशन होना चाहिए था पूरी पार्लियामेंट का, बताया जाता प्रॉब्लम क्या है। सूबे जो है वो अपने भत्ते, इवन के सुनने में आया कि खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिकल क्लास तो अपने भत्ते दे रही है टीटीपी से बचने के लिए। हर बंदा जो है वो बचने की कोशिश कर रहा है, और इंडिविजुअल अप्रोच। हम ये कह रहे हैं पुलिस कुछ नहीं कर रही, तो पुलिस की तरफ देखें, वो कह रहे हैं जी पुलिस की उतनी कैपेसिटी नहीं थी। फौज कहती है जी हमें बुलाएंगे तो हम जाएंगे, हम तो चीजें पुलिस को हैंड ओवर कर रहे हैं। ये जो चीजें, मुझे लगता है कि कैपेसिटी हमारे पास मौजूद है, हमने दहशतगर्दी की जंग भी लड़ी, जाने भी दी, सारा कुछ किया, लेकिन समहाउ हमारी जो डायरेक्शन है, अटेंशन है, डाइवर्ट हो गई, और चीजों की वजह से, जो पिछले साल रजीम चेंज और जो कुछ हुआ मुल्क के अंदर, हम उस चीज में ज्यादा मसरूफ हो गए। फिर हमें फाइनेंशियल, देखिए ना, अब आर्मी चीफ पाकिस्तान का जब वो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट में कॉल करेगा हमें IMF से लोन ले दें, तो क्वेश्चन ये है कि हमारी तो प्रायोरिटीज ही है। हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो डेट डिप्लोमेसी को देखने निकले हुए हैं, और चीजों को देखने निकले हुए हैं। सो पॉलिटिकल क्लास आपस में लड़ रही है। खुदारा, दिस इज अ चांस। आज भी वेरी राइट चीमा साहब, वेरी राइट। सदीकी साहब, इस पे कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपने बोला है कि इलेक्शन कराओ ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, और सिक्योरिटी को रीजन बना के उसको डिले मत किया जाए। सर, जो सूरत हाल है दहशतगर्दी की, और वो खतरनाक होती जा रही है, इस सारी सूरत हाल में पहले सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए सर, पॉलिटिकल मसले बाद में होते रहेंगे, और पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए।
देखिए अदनान, 2008 में इससे भी बदतरीन हालात थे, जहाँ पर हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को खो दिया। उसके बाद भी इलेक्शन हुए थे। देखें, ये डेमोक्रेसी का प्रोसेस, इलेक्शन का प्रोसेस दुनिया में चलता रहता है। बड़ी मिसालें इस किस्म की भी हैं कि जंग के दौरान भी इलेक्शन हुए। जब तक हम इन चीज़ों को साथ जोड़ते रहेंगे, इनको सेपरेट नहीं करेंगे, मामलात ऐसे ही रहेंगे। अदनान, बड़े अफसोस के साथ हम जो सियासतदानों की है, ऑडियो लीक्स पे तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, वीडियो लीक्स पे तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। काश हमें दहशतगर्दों की भी ऑडियो लीक्स मिले कि वो कहाँ पर हमला करने वाले या उनके अज़ाइम क्या हैं। अगर हर इदारा अपने काम से काम रखे, अपने काम को परफॉर्म करे, तो मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं। इस वक्त की ज़रूरत ये है कि तमाम सियासी पार्टियाँ जो हमारी रियासत के 4 पिलर्स हैं, मुकन्नना है, उसके अंदर अदलिया है, मीडिया है, अफवाज पाकिस्तान है, इन सब को मिल के चलने की ज़रूरत है और इस दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। क्योंकि आप देखें कि जब भारत की तरफ से आपको दहशत गर्दी का या किसी हमले का ख़तरा होता है तो आप किस तरह मुंह तोड़ जवाब देते हैं, लेकिन जब अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होती है तो उनको क्यों मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जाता। ये जो दहशत गर्द हैं, ये कोई स्टेट तो नहीं है, ये तो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। और हमारी पाक फ़ौज ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, हमारी पाक फ़ौज इतनी ट्रेंड है, लेकिन जब मुल्क के अंदर मुआशी मुश्किलात होंगी तो हर इदारा मुआशी मुश्किलात की वजह से प्रॉब्लम के अंदर होगा। हमें मुआशी मुश्किलात अगर दुरुस्त करनी है तो पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम लेके आना बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब और नसीम सदीकी साहब। नाज़रीन, मुआशी अदम इस्तेहकाम है, इस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है और आज का हमला जिसमें 50 तकरीबन के लगभग लोग शहीद हो चुके हैं, 150 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं, मुझे बता रहा है कि इस मुल्क में सियासी तौर पर भी शदीद सिक्योरिटी के हिसाब से भी शदीद अदम इस्तेहकाम हो चुका है। हम सब का खुदा हाफिज़ हो, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।